हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम कोलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो देखिए, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोलबर्ग, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिकता का क्या अर्थ है? नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। देखिए, जो नैतिक व्यवहार होता है, आप जन्म से नहीं सीखते हैं। जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को ध्यान से देखते हैं, जब आप समाज के लोगों से बात करते हैं और आपकी सामाजिक संस्कृति कैसी है, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने आस-पड़ोस, स्कूल और आस-पड़ोस स्कूल में नैतिक विकास होता है। देखिए, अनौपचारिक क्या होगा? जैसे आप अपने घर में आस पड़ोस में और जब आप स्कूल में जाएंगे तो वहां पर आपका नैतिक विकास होगा। निसंदेह बच्चा पहले पुरस्कार, दंड, प्रशंसा और निंदा के द्वारा अच्छे आचरण संपन्न करता है। देखिए, बच्चे में नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, उसकी नैतिकता का विकास होता है। यदि उसे पुरस्कार मिलता है या उसे दंड मिलता है या उसकी प्रशंसा की जाती है या उसकी निंदा की जाती है, तो उसके आधार पर वह अपने आचरण को करता है और नैतिक विकास सीखता है और बुरे आचरण का त्याग कर देता है। देखिए, यदि बच्चा कोई गलती करता है, चोरी करता है या किसी से मारपीट करता है और माता-पिता को यह बात पता चल जाती है, तो माता-पिता उसे प्यार से समझाते हैं और कई बार माता-पिता उसे डाँटते, फटकारते हैं, जिसके कारण वह बुरे आचरण को क्या कर देता है, त्याग देता है। किशोर अवस्था में उसके भीतर विवेक पैदा होता है। देखिए, चूँकि आपका जो विवेक है या नैतिक विकास है, वह शैशव अवस्था से उसका आधार बनना शुरू हो जाता है और बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, वह अपने अंदर सोच विचार शुरू कर देता है और नैतिक मूल्यों को अपनाने लगता है और उनका निर्माण करने लगता है। इसी विवेक के द्वारा नैतिक व्यवहार सीखता जाता है। देखिए, जब बच्चे अपनी विवेक का इस्तेमाल करेंगे, अपने चिंतन का इस्तेमाल करेंगे, सही गलत को जानेंगे और सही गलत के बारे में चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तो उससे बच्चे का नैतिक विकास होता है। जब नैतिक व्यवहार में बाहरी स्रोत समाप्त हो जाते हैं, तो वह आंतरिक स्रोत अर्थात विवेक के द्वारा नैतिक व्यवहार को सीखता है। देखिए, जब सही और गलत के बारे में बाहरी स्रोत खत्म हो जाए, यानी जब सही और गलत के बारे में ना समाज बताए, ना माता-पिता बताएँ, ना टीचर बताएँ, यानी उसकी मदद ना करें और वह सभी लोग कहें कि आप अपनी सोच का इस्तेमाल करें, तब बच्चा अपने अंदर सोच का इस्तेमाल करते हुए, उस पर तर्क-वितर्क करते हुए अपने मन के अंदर वह क्या करता है, नैतिक व्यवहार को सीखता है। अपने आ आ आय आयरण को नैतिक बनाने का प्रयास करता है और अपने आचरण दिखाइए और अपने आचरण को क्या करता है, नैतिक व्यवहार बनाने का प्रयास करता है। यानी वह नैतिक व्यवहार मतलब जो उसका व्यवहार रहता है या जो उसका आचरण रहता है, उसे क्या करता है, नैतिक व्यवहार में वह बदलता है। देखिए, जब बालक जन्म होता है या जन्म लेता है, तो वह ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, तब वह अपने विकास को सीख रहा होता है। तो उस समय बच्चे का जब जन्म होगा, तो ना उसकी कोई सोच होगी, ना कोई समझ होगी, तो ना ही उसमें नैतिकता होगी और ना ही अनैतिकता होगी, बल्कि वह अच्छा और बुरा आचरण समाज से सीखता है। देखिए, बच्चे मोबाइल देखते हैं, बच्चे टीवी देखते हैं, बच्चे अखबार पढ़ते हैं, तो समाज में जो भी घटना होती है, उसके आधार पर वो क्या करता है, अच्छे और बुरे आचरण को सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो आपका नैतिक विकास होता है, उसमें वातावरण यानी समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, माता-पिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, टीचर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसके दोस्तों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें यह भी जानना चाहिए कि नैतिकता से तात्पर्य समाज के नियमों, मान्यताओं, अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न किया गया आचरण ही नैतिकता होती है। देखिए, जब बच्चा नैतिक विकास सीखता है, तो वह समाज से क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। समाज में कौन से नियम प्रचलित हैं, समाज में कौन सी मान्यताएं मानी जाती हैं
और समाज में किन चीजों से दूरी बनाई जाती है, उन्हीं सब को सीख कर वह नैतिक व्यवहार सीखता है। देखिए कई बार समाज अच्छा भी होता है और कई बार समाज बुरा भी होता है। तो समाज में हर दिन बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, उसके आधार पर ही वह क्या करता है, नैतिकता सीखता है। जो व्यक्ति आने वाले समाज की मान्यताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न किया गया आचरण ही नैतिकता होती। देखिए समाज में क्या मान्यता है और क्या अपेक्षा है, और समाज के बाकी लोग किन मान्यताओं को मान रहे हैं, किन अपेक्षाओं को मान रहे हैं और उनके अनुसार वह नैतिक व्यवहार को संपन्न कर रहे हैं, तो बच्चा उन्हीं के नैतिक विकास का अनुकरण करके नैतिकता सीखता है। जो व्यक्ति अपने समाज की मान्यताओं या अपेक्षाओं के अनुसार आचरण करता है वह नैतिकता कहलाता है। देखिए जो समाज में नियम कानून है उसके अनुसार बाकी लोग, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके दादा दादी क्या करेंगे, नैतिकता का आचरण संपन्न करेंगे। और बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। जब वह अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, दादा दादी को, अपने दोस्तों को और समाज के जो बड़े लोग हैं उनको आचरण करते हुए देखता है, तो उनके आचरण के अनुसार ही अपना नैतिक विकास करता है। और इसके विपरीत जो इनका अनुसरण नहीं करता वह अनैतिक कहलाता है। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग समाज के नियमों को नहीं मानते, चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपराध करते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, अनैतिक नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पीडीएफ में बहुत सारी गलती हो गई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, मैं पीडीएफ को सुधार दूंगा। अलग अलग समाजों के नियम भी अलग अलग ही होते हैं। देखिए हर समाज के अलग नियम होते हैं। अमेरिका का जो समाज है उसका अलग नियम है, यूरोप का जो समाज है उसका नियम अलग है, दिल्ली का जो समाज है उसका नियम उस हिसाब से है, और छोटे शहरों के और गांवों का नियम अलग होता है। जैसे जो नियम अमेरिका में सामान्य माने जाते हैं उनके अनुरूप हम भारत में मनुष्यों के व्यवहार को स्वीकृत नहीं दे सकते। देखिए अमेरिका के रीति रिवाज अलग होते हैं और कई बार इंडिया में उन रीति रिवाजों को स्वीकृति नहीं मिलती है, ना ही उनको सही माना जाता है। देखिए जो जो नियम हमारे भारत में पालन किए जाते हैं उन्हें अमेरिका में पालन करना अत्यंत जटिल होगा। देखिए और इंडिया में कई नियम ऐसे होते हैं जिन्हें अमेरिका में फॉलो करना कठिन होता है। जैसे इंडिया में बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, शादी नहीं हो जाती, तब भी वह माता पिता के साथ रहते हैं। यदि वो उसी शहर में, जिस शहर में उनके माता पिता रहते हैं, यदि उस शहर में यदि बच्चा जॉब करता है तो वह माता पिता के साथ रहता है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, जब बच्चा 18 या 20 साल का हो जाता है तब वह अपने माता पिता से दूर रहकर अपना खुद का परिवार बनाना शुरू करता है। तो अमेरिका में यह नियम है और इंडिया में अलग नियम है। तो इंडिया में जो नियम अपनाए जाते हैं अमेरिका में वह नियम जाके जटिल हो जाते हैं। इस प्रकार नैतिक व्यवहार किसी सार्वभौमिक सिद्धांत की कल्पना करना व्यर्थ होगा। यानी जो नैतिक व्यवहार होता है सभी समाज में अलग अलग होते हैं, इसलिए नैतिक व्यवहार को सभी समाजों के लिए यूनिवर्सल नहीं माना जाता। जैसे भारत में माता पिता की सेवा न करना अनैतिक होता है और पश्चिमी देशों में इसे अधिक अनैतिक नहीं माना जाता। देखिए यदि आप भारत में माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, वह वृद्ध हो जाएंगे, उनका उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो भारतीय जो समाज होता है उन बच्चों को बहुत ही गलत मानते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे जब अमेरिका में 18 या 20 साल के हो जाते हैं तो वह माता पिता से दूर रहने लगते हैं और आजीवन दूर रहते हैं। ठीक है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। देखिए वहीं भारत में पत्नी को तलाक देना अनैतिक माना जाता है। देखिए आप वेस्टर्न कंट्री को देखिए तो वहाँ डिवोर्स लेना बहुत ही आसान है, जबकि इंडिया में यदि आप डिवोर्स देते हैं तो इसे क्या है, भारतीय समाज में गलत माना जाता है और ऐसे में आपकी गलत छवि बनती है। ठीक है, हर लोग ने नैतिक व्यवहार को सीखने के लिए कुछ बातों को आवश्यक माना है जो निम्न प्रकार है। तो नैतिक व्यवहार को सीखने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन से नियम और सिद्धांत हैं, कौन सी बातें हैं, अब हम वह देखेंगे। तो देखिए पहला है, बालक को स्पष्ट रूप से यह बता देना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। देखिए जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब वह 2 वर्ष का हो जाएगा तो वह बहुत सारी बातों को समझने लगेगा। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तब से आप उसके दिमाग में यह डालेंगे कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। जैसे झूठ बोलना गलत बात है,
चोरी करना गलत बात है, गलत शब्दों का प्रयोग करना गलत बात है। जब आपको टॉयलेट लगी हो तो आप बता दीजिए, जब आपको लैट्रिन लगी हो तो आप बता दीजिए। ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। यदि बालक अच्छा आचरण करे तो उसे स्वयं ही प्रसन्नता का अनुमान होना चाहिए। देखिए, जैसे बच्चा कोई गलत चीज करे तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने गलत किया है और उसे बुरा लगना चाहिए। इसी प्रकार जब बच्चा घर में कोई अच्छा काम करता है, समाज में कोई अच्छा काम करता है, तो बच्चे को प्रसन्नता होनी चाहिए। इससे क्या होगा, उसका नैतिक विकास और अच्छा होगा। यदि बुरा आचरण करे तो उसे स्वयं को खेद का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार यदि वह गलत आचरण करता है तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने गलत किया है और उसे बुरा लगना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, ऐसे व्यवहारों का सामाजिक रूप से वांछनीय होना अति आवश्यक है। देखिए, जो व्यवहार समाज में नहीं माने जाते वह समाज के लिए खराब होते हैं और समाज उन व्यवहारों को, उस नैतिक मूल्यों को क्या कर देता है, समाज से दूर कर देता है। जैसे आप कह सकते हैं कि गलत शब्दों का प्रयोग करना समाज में सही नहीं माना जाता। तो यदि आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो समाज में आपकी छवि खराब पड़ेगी, आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। और यदि आप कोई नियमों को तोड़ते हैं तो वो भी समाज में अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो जो नियम, मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन कौन से चीजें इसके अंतर्गत आती हैं समाज में जो मान्य नहीं है। तो उन नियमों को समाज क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। बहुत सारे नियम हैं, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इससे मेरा चैनल में दिक्कत आ जाएगी। बालक को यह बताने का प्रयास करना चाहिए कि कोई व्यवहार या बात क्यों सही है और क्यों गलत है। देखिए, बच्चों को यह पता होना चाहिए कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। जैसे चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, दूसरों की मदद करना पुण्य है, कोई जानवर को मदद की आवश्यकता है, किसी इंसान को मदद की आवश्यकता है, कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको खाना खिलाना अच्छी बात है। तो इस प्रकार की अच्छी और बुरी बातें बच्चे को पता होनी चाहिए। नैतिक व्यवहार का विकास बालक के सामाजिकरण का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। देखिए, चूंकि नैतिक व्यवहार वह सबसे पहले अपने घर से सीखता है, फिर वह समाज से सीखता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होता है, महत्वपूर्ण एम क्या होगा, नैतिक व्यवहार को अपनाना और अच्छा नैतिक व्यवहार करना। नैतिक विकास के साथ साथ माता पिता की अभिवृत्तियों का पालन पोषण की विधियों और परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा का सीधा संबंध होता है। देखिए, यदि आपके माता पिता अच्छे हैं, यदि आपके माता पिता एजुकेटेड हैं और आपके माता पिता समझदार हैं, तो वह आपके अंदर अच्छा नैतिक विकास करेंगे। साथ ही आपका पालन पोषण किस स्थिति में हो रहा है, यह भी आपके नैतिक विकास को फॉलो करता है। जैसे यदि आपको मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो हो सकता है कि आपका नैतिक विकास अच्छे से न हो, ठीक है। और कई बार आपके दोस्त भी आपके नैतिक विकास में मदद करते हैं। जैसे यदि आप अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो आपका नैतिक विकास अच्छा होगा, लेकिन यदि आप गलत लोगों के साथ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, गलत व्यवहार को सीख लेंगे और इस प्रकार आपका नैतिक विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, आपका नैतिक व्यवहार में बाधा पड़ जाएगी और खराब हो जाएगा। साथ ही सामाजिक आर्थिक दशा भी आपके नैतिक विकास को तय करती है। कई बार यदि यदि आपके पास कहना चाहिए अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो हो सकता है कि आप पैसे के लिए अपराध की ओर अग्रसर हो जाएं। तो इससे क्या होगा, आपका नैतिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा, नैतिक विकास में बाधा पड़ेगी। कई बार आप देखते हैं कि घर में पैसों की कमी के कारण बच्चे गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। जैसे बच्चे के लिए उसके माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य और अध्यापक प्रभावशाली नमूने या मॉडल का कार्य करते हैं। देखिए, जब बच्चा जो पहला नैतिक व्यवहार है वह अपने माता पिता से सीखता है, परिवार से सीखता है। इसके बाद जब वह समाज में निकलता है, स्कूल जाता है, तो जो टीचर होगा, अच्छा टीचर होगा, वह उसको मॉडल मानेगा। और जो समाज में जो विशिष्ट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे राजनेता हैं, उनको क्या मानेगा, मॉडल मानेगा और उनके अनुसार वह क्या करेगा, नैतिक व्यवहार को सीखेगा। बच्चा ऐसे मॉडल का अनुसरण करके ही नैतिक व्यवहार को सीखता है, नैतिक विकास की ओर अग्रसर होता है। जैसे किसी समाज में कोई टीचर बहुत ही प्रतिभावान है, बहुत ही अच्छा टीचर है और समाज में उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। और जब बच्चे को पता चलता है कि यह टीचर में यह काबिलियत है और इसके अंदर यह नैतिक व्यवहार है, तो उसे वह मॉडल मानकर उसके नैतिक व्यवहार को क्या करता है, अपनाता है
और सीखता है। इस प्रकार समाज के द्वारा भी बच्चे का नैतिक विकास होता है, ठीक है, और माता पिता भाई बहन के द्वारा भी नैतिक विकास होता है। देखिए नैतिक विकास के पक्ष क्या है? नैतिकता के विकास के कई पक्ष होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा नैतिकता के पक्षों की विवेचना भिन्न भिन्न तरीके से की गई है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने नैतिकता के अलग अलग नियम दिए, अलग अलग सिद्धांत दिए, ठीक है। तो क्या क्या सिद्धांत दिए देखिए, नैतिक ज्ञान मोरल नॉलेज, नैतिक संप्रत्यय मोरल कॉन्सेप्ट और नैतिक तर्क यानी मोरल लॉजिक और नैतिक व्यवहार मोरल बिहेवियर, ये चीजें अपनाई जाती है। मतलब नैतिक ज्ञान होना बच्चे में जरूरी है, नैतिक संप्रत्यय होना जरूरी है, नैतिक तर्क वितर्क होना जरूरी है और उसका अच्छा नैतिक व्यवहार होना भी जरूरी है, ठीक है। ये चारों चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। देखिए उचित अनुचित का ज्ञान और नैतिकता के संदर्भ में बालक के भीतर विकसित नैतिक संप्रत्यय नैतिक व्यवहार के लिए आवश्यक तत्व हैं। देखिए यदि बच्चे को यह पता ना हो कि उचित क्या है अनुचित क्या है, जैसे कई बार कुछ ड्रिंकिंग रहती है जिनके पीने से क्या होता है, नशा चढ़ जाता है। तो समाज में ऐसे लोगों जो ड्रिंक करते हैं उनको सही नहीं माना जाता। तो बच्चे को पता होना चाहिए क्या चीज उचित है और क्या अनुचित है, यानी कौन सा व्यवहार उचित है, कौन से नियम उचित है, कौन से नियम अनुचित है और क्या चीजें अनुचित हैं। जब बच्चे को यह बात पता चलेगी तो उसका नैतिक व्यवहार बेहतर होगा, ठीक है, उसका मोरल बिहेवियर बेहतर होगा। नैतिक संप्रत्ययों व नैतिक व्यवहारों का संबंध बच्चे की आयु और परिपक्वता से होता है। देखिए जब बच्चा शैशवावस्था में होगा तो उसका उतना नैतिक विकास नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वह बाल्यावस्था में होगा तो उसका बहुत कुछ नैतिक विकास हो जाएगा और जब वह किशोर अवस्था में आएगा तब उसका 70 से 80% नैतिक विकास हो जाएगा और जब वह युवा अवस्था में आएगा, प्रौढ़ अवस्था में आएगा, है ना, तब उसका नैतिक विकास और ज्यादा होगा। यानी समय के साथ जैसे जैसे बच्चा विकास की अवस्थाओं से गुजरता है और जब बच्चा परिपक्व होता है, मेच्योर होता है, तो उसमें नैतिक परिपक्वता आने लगती है। नैतिक तर्क किसी परिस्थिति घटना या व्यवहार के औचित्य के बारे में विचार करने की प्रक्रिया। देखिए जैसे आपके सामने कोई घटना घट गई तो आप अपने तर्क और वितर्क के आधार पर नैतिक मूल्यों को डिसाइड करेंगे। जैसे यदि किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप क्या ट्रैफिक सिग्नल को मानेंगे? तब आप ट्रैफिक सिग्नल को नहीं मानेंगे, आप जल्दी से जल्दी बच्चे को कहाँ ले जाएंगे? अस्पताल ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अब इस समय कुछ लोग ये बोलेंगे कि आपको ट्रैफिक का नियम मानना था और कुछ बोलेंगे कि आपको ट्रैफिक का नियम नहीं मानना था, लेकिन आपको उस समय जो उचित लगा, जो नैतिकता आपको लगी, आपने वह नैतिकता निभाई क्योंकि बच्चे की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तो इसके अनुसार आप क्या करते हैं? नैतिक व्यवहारों को अपनाते हैं। अब देखिए अब क्या है, भौतिक विकास के पक्ष यानी आपका फिजिकल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पक्ष है? तो देखिए पहला है नैतिक ज्ञान यानी मोरल नॉलेज, नैतिक संप्रत्यय यानी मोरल कॉन्सेप्ट, नैतिक तर्क यानी मोरल लॉजिक, नैतिक व्यवहार यानी मोरल बिहेवियर। जबकि हेलिसन बी के अनुसार नैतिक विकास के कितने पक्ष हैं? ठीक है, यहाँ पर मैंने भौतिक विकास के पक्ष लिख दिए, ये गलत है, ये नैतिक विकास के पक्ष हैं, ठीक है। अब दूसरे मनोवैज्ञानिक के अनुसार नैतिक विकास के क्या पक्ष हैं? तो नैतिक व्यवहार यानी मोरल बिहेवियर है, दूसरा नैतिक भावना यानी मोरल फीलिंग है, तीसरा नैतिक निर्णय यानी मोरल जजमेंट है। तो इस प्रकार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो भौतिक विकास लिखा हुआ है, यहाँ पर नैतिक विकास के पक्ष आएंगे, यह बात याद रखिएगा। मुझसे गलती हो गई है पीडीएफ बनाते समय, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब पहला नैतिक भावना यानी मोरल जजमेंट। देखिए नैतिक व्यवहार वहां कहा जाएगा जब बालक जाएगा तब बालक किसी परिस्थिति में सामाजिक नियमों को उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए व्यवहार करता है, ठीक है। तो देखिए नैतिक नैतिक भावना ने जो मोरल जजमेंट है वह कैसे होगी, यानी जब वह नैतिक व्यवहार को सीख लेता है तो सही और गलत के अनुसार नैतिक व्यवहार करता है। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ट्रैफिक सिग्नल का, यानी किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप ट्रैफिक सिग्नल के नियमों को नहीं मानेंगे और उसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर को या कहना चाहिए डॉक्टर को दिखाएंगे, अस्पताल में दिखाएंगे जिससे उसकी जान बच सके। तो यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नलों को आपने अपने नैतिकता के आधार पर सही और गलत बताया है, ठीक है, उचित और अनुचित का ध्यान रखते हुए बताया है। बच्चा नैतिक व्यवहार कैसे सीखता है? यह
एक शोध का विषय बन गया है। देखिए, चूंकि हर चीज मनोविज्ञान सोच समझकर बताते हैं, तो बच्चे का नैतिक व्यवहार वह कैसे सीखता है, किन नियमों सिद्धांतों के द्वारा बच्चे का नैतिक विकास होता है, बच्चे के नैतिक विकास होते समय उसके व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं, उसकी सोच समझ में क्या बदलाव आते हैं, इसका अध्ययन करने का यह क्या विषय है। स्किनर, रियर्स, वाट्स ने विभिन्न सामाजिक अधिगम सिद्धांतों को विकसित करके बालक के नैतिक व्यवहारों को अलग अलग दृष्टिकोणों से व्याख्या की है। देखिए, जो स्किनर महोदय थे, उन्होंने क्या किया, सामाजिक अधिगम सिद्धांतों को विकसित किया और बालक के नैतिक व्यवहारों को समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाया और अलग अलग दृष्टिकोणों की क्या की बात की। अब देखिए, यहाँ पर भी ये गलती हो गया, हिंदी मैंने गलत लिख दिया। देखिए, ऊपर भी नैतिक भावना लिखी हो, जबकि ये क्या मोरल जजमेंट है। ठीक है, यानी नैतिक निर्णय इसके अंतर्गत आएगा। और देखिए, नैतिक भावना क्या होती है, मोरल फीलिंग होती है। तो यहाँ पर जो मोरल जजमेंट लिखा है, यहाँ पर नैतिक निर्णय आएगा, और जो नीचे नैतिक भावना लिखी है यानी मोरल फीलिंग आएगी। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में बहुत कुछ गलत है, तो मैं पीडीएफ को सुधारने की कोशिश करूंगा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। देखिए, मोरल फीलिंग यह नैतिक विकास का दूसरा पक्ष है। इस पक्ष के अंतर्गत यह पता लगाया जाता है कि कोई बच्चा अनैतिक आचरण करता है तो उसके भीतर किस प्रकार के भाव पैदा होते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपराध प्रवृत्ति का हो जाता है, या जब वह कोई अपराध करता है, या वह नैतिक नियमों को नहीं मानता है, तो जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वह यह पता लगाना चाहते हैं कि जब इसमें अनैतिक आचरण आए तो इसके व्यवहार में क्या बदलाव आया, इसके अंदर कौन सी भावनाओं का जन्म हुआ, और इसने किस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया। ऐसी स्थिति में सामान्यतः बालक में अपराध भाव पैदा होने लगता है, और अपराध भाव के आधार पर ही समझा जा सकता है कि बालक ने नैतिक नियमों को स्वीकार कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो देखिए, यदि बच्चा अच्छा व्यवहार करेगा, तो इसका मतलब है कि उसने नैतिक नियमों को मान लिया है। लेकिन जब बच्चा अपराध प्रवृत्ति का हो जाता है, जब वह अपराध करता है, कोई चीजों को नहीं मानता है, तो इसका मतलब क्या है कि वह नैतिक नियम को नहीं मानता। अब देखिए, नैतिक निर्णय क्या है, मोरल जजमेंट क्या है। नैतिक विकास का तीसरा पक्ष नैतिक निर्णय या नैतिक तर्क है। यह नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व माना जाता है, यानी जो नैतिक निर्णय होता है, यह आपके सोचने समझने की क्षमता बताता है। इस पक्ष के अंतर्गत यह पता लगाने का उद्देश्य होता है कि बालक किस तर्क के आधार पर यह स्वीकार कर लेता है कि कोई आचरण सही है या गलत है या नैतिक है। यानी बच्चा अपनी सोच के आधार पर यह निर्णय लेता है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, किन नियमों को मानना चाहिए, किन नियमों को नहीं मानना चाहिए, कौन सा आचरण सही है और कौन सा आचरण गलत है। अब देखिए, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है। प्रारंभिक आयु में बच्चा नैतिकता के संप्रत्यय कॉन्सेप्ट से अपरिचित होता है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है, तब वह नैतिकता को नहीं समझता, नैतिक नियमों को नहीं जान पाता कि नैतिक नियम क्या होते हैं। उसका व्यवहार स्वाभाविक वृत्तियों के द्वारा निर्देशित होता है, यानी उसको जैसे भूख लगेगी तो वो रोएगा, यदि उसको खुशी होगी अपने माँ के चेहरे को देखेगा तो वो क्या करेगा, हंसेगा, अपने पिता को देखेगा तो हंसेगा, यदि उसे ठंड लगेगी तो वह छींकेगा या नाक सिकोड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार के यह क्या होते हैं, स्वाभाविक वृत्तियां होती हैं। उसकी वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए पुरस्कार या दंड या प्रशंसा या निंदा की व्यवस्था करता है। और जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके लिए आप उसको पुरस्कार देंगे, अच्छा काम करेगा तो आप उसको पुरस्कार देंगे, प्रशंसा करेंगे, और यदि वह कोई गलत काम करता है तो आप उसे क्या देंगे, दंड देंगे या निंदा करेंगे। ये भी क्या होते हैं, ये भी स्वाभाविक वृत्तियां होती हैं। इन सब के अतिरिक्त बालक स्वयं की जो क्रिया है संपन्न करता है, उसमें सुख दुख का अनुभव करता है, यानी बच्चा जो भी क्रियाएं करता है वह उससे 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 क्या मिलेगा, उसे या तो उससे सुख मिलेगा या उससे दुख मिलेगा। जैसे बच्चा यदि दिन रात पढ़ता है, अच्छे परसेंट बनते हैं, तो उसे सुख होगा। इसी प्रकार जब बच्चा किसी की मदद करता है और जब वह व्यक्ति अच्छा हो जाता है तो उसे क्या मिलेगा, उसे सुख मिलेगा। मनोवैज्ञानिकों ने विषय पर शोध किया कि किस प्रकार स्वाभाविक वृत्तियों से बालक नियंत्रित होकर सामाजिक मूल्यों,
नियमों और मर्यादाओं के अनुसार नैतिक आचरण को प्रदर्शित करता है। तो देखिए, बच्चा का जो नैतिक विकास है, नैतिक आचरण है, वह सबसे पहले परिवार में ही विकसित होता है। यदि माता पिता लड़ाई झगड़े करते हैं, माता पिता नैतिक मूल्यों को नहीं मानते हैं, माता पिता समाज के नियमों को नहीं मानते हैं, माता पिता गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो इससे बच्चे का क्या होगा, नैतिक आचरण अच्छा नहीं होगा और उसका अन्य विकास भी प्रभावित होंगे। किसी बालक में नैतिक क्षमता का विकास कम होता है और किसी में ज्यादा होता है। इसलिए नैतिक क्षमता के विकास के संदर्भ में सभी मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। देखिए, कई बार आप देखते हैं कि कुछ बच्चों की मोरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है और कुछ बच्चों का मोरल डेवलपमेंट कम होता है। तो मनोवैज्ञानिक यही जानना चाहते हैं कि कैसे यह होता है। किसी का मोरल डेवलपमेंट बहुत हाई होता है और किसी का मोरल डेवलपमेंट बहुत लो होता है। तो यह किस कारण से होता है, उनके तर्क वितर्क करने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है, उनके व्यवहार पर क्या असर पड़ता है, ये सब वह जानना चाहते हैं। देखिए, क्योंकि नैतिक विकास के सिद्धांत भी अनेक हैं और नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी कई होते हैं। देखिए, नैतिक विकास को भी बहुत सारे कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब और देखिए, फ्रायड के अनुसार जब बालक अपने माता पिता की अभिवृत्तियों और भावनाओं को ग्रहण करता है, तो यह अभिवृत्तियां और भावनाएं उसे आगे चलकर बच्चे के विवेक का रूप ग्रहण कर लेती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यदि माता पिता गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और वह समाज के नियमों को नहीं मानते हैं, तो इसका असर बच्चे के नैतिक विकास पर पड़ेगा। यदि माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, उसे सब प्रकार की सुख सुविधाएं देते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं और उससे क्या करते हैं, उसे जब वह अच्छा काम करता है तो उसे पुरस्कार देते हैं, उसे अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो इससे बच्चे का क्या होगा, विवेक पर असर पड़ेगा और उसके नैतिक विकास पर भी असर पड़ेगा। बालक के नैतिक आचरण के लिए अपने भीतर से निर्देशित होता है। देखिए, बच्चा जब भी कोई घटना देखता है तो उस घटना को वह कई प्रकार से सोचता है, समझता है और उसके दिमाग में तर्क वितर्क चलते रहते हैं उस घटना से संबंधित, और उसी के आधार पर क्या करता है, वह अपना नैतिक विकास करता है। इस प्रकार फ्रायड ने नैतिक विकास में व्यक्ति को बालक का अनुभूतियों को महत्वपूर्ण स्थान बताया है। देखिए, तो क्या जो नैतिक विकास में है, बालक में जो अनुभूतियां होती हैं, बालक जो अनुभव करता है, उसके आधार पर ही बच्चे का नैतिक विकास होता है। यदि वह अच्छा अनुभव करेगा तो उसका अच्छा नैतिक विकास होगा और वह यदि गलत अनुभव करेगा तो उसका क्या होगा, गलत नैतिक विकास होगा। देखो, स्पीयर क्या बोलते हैं, बालकों के नैतिक विकास का सामाजिकरण और शिशु पालन विधियों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। देखिए, बच्चे के नैतिक विकास में सामाजिकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही बच्चे का लालन पालन कैसे हो रहा है, उसके आधार पर भी बच्चे का क्या होता है, नैतिक विकास होता है। बंधुरा और वाल्ट्स ने बताया कि बच्चे के नैतिक विकास सामाजिक अधिगम यानी सोशल लर्निंग का परिणाम होता है। देखिए, अधिगम क्या होता है, लर्निंग होता है, यानी वह समाज में रहकर जिन नियम कानूनों को सीखता है, जिन मान्यताओं को सीखता है, उसके आधार पर बच्चे का क्या होता है, नैतिक विकास होता है। बच्चा अपने परिवेश में प्रतिदिन मॉडल्स के व्यवहार का अनुसरण करके नैतिक आचरण ग्रहण करता है। देखिए, जैसे यदि वह किसी फिल्मकार को पसंद करता है, किसी स्पोर्ट्स प्लेयर को पसंद करता है बच्चा, या बच्चा किसी पॉलिटिशियन को पसंद करता है, तो वह उसे क्या मानता है, रोल मॉडल मानने लगता है और वह जिस प्रकार का विकास, जिस प्रकार के नियमों को अपनाएगा, जिस प्रकार के नैतिक व्यवहार को करेगा, बच्चे भी उस प्रकार के नियमों को अपनाते हैं और नैतिक विकास को अपनाते हैं। यदि किसी मॉडल को फॉलो करता है और वह अच्छा नैतिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है समाज में, तो बच्चे का नैतिक विकास भी उसी तरीके का होता है। यहाँ नमूने और मॉडल से तात्पर्य माता पिता, बड़े भाई बहन या अध्यापक आदि जिनका बच्चे अनुकरण करते हैं। देखिए, सबसे पहला रोल मॉडल कौन होता है बच्चे का, उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, दादा दादी होते हैं। तो बच्चे का सबसे पहले नैतिक विकास कहाँ से शुरू होता है, बच्चे का नैतिक विकास उसके परिवार से शुरू होता है। देखिए, स्किनर ने क्या बताया कि पुनर्बलन का
भाव प्रदर्शित करते हुए बतलाया है कि नैतिक व्यवहार का विकास दंड और पुरस्कार पर निर्भर करता है। देखिए, बच्चे को जो पुनर्बलन दिया जाता है और बच्चे को जो दंड और पुरस्कार दिया जाता है, बच्चे का नैतिक व्यवहार भी क्या होता है, उसी पर डिपेंड करता है। यदि आप बच्चे को बेवजह दंड देते हैं, बच्चे को बेवजह डांटते हैं, बच्चे को बेवजह अशब्द बोलते हैं, तो बच्चे का नैतिक विकास क्या होगा, ह्रास होगा। इसी प्रकार आप बच्चे से प्रेम करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं और बच्चा कोई कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा करते हैं और उसे पुरस्कार देते हैं, तो इससे बच्चे का क्या होगा, नैतिक विकास और बेहतर होगा। लेकिन कोलबर्ग का सिद्धांत इन सबसे बिल्कुल भिन्न है। और देखिए, कोलबर्ग की मूल आवश्यकताएं, बेसिक अजम्पशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, ठीक है। तो कोलबर्ग की मूलभूत आवश्यकता या मूलभूत कहना चाहिए अवधारणाएं क्या है। पहला, बच्चे की नैतिक विकास के स्वरूप को समझने के लिए उसके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक है। यानी बच्चे किस प्रकार सोचते विचारते हैं, बच्चे किस प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं, इसका जानना बहुत जरूरी है। बच्चे द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर बच्चे की नैतिकता का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। देखिए, बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर नैतिक विकास बहुत अच्छा हुआ है। अधिकतर बालक डर में या पुरस्कार के प्रलोभन में वांछनीय व्यवहार करते हैं। देखिए, कई बार जब बच्चे डर जाते हैं तो वह अच्छा व्यवहार करते हैं, और जब उन्हें पुरस्कार चाहिए होता है तब वह क्या करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता लेकिन बिस्कुट, टॉफी या अन्य किसी प्रलोभन के कारण विद्यालय चला जाता है, यह नैतिक चिंतन या नैतिक निर्णय का कारण नहीं है। देखिए, जैसे आप देखते हैं, जब बच्चे को स्कूल नहीं जाना होता है तो बच्चा कहता है कि पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, इस प्रकार के बहाने बनाने लगता है। और जब बच्चे को टॉफी चाहिए होती है या बच्चे को खिलौने चाहिए होते हैं या बच्चे को बिस्कुट चाहिए होती है, तो उसके लाभ में या उसके प्रलोभन में वह स्कूल जाना शुरू कर देता है। अब आप कहेंगे कि यह उसके नैतिक विकास के कारण हो रहा है, तो यह बात क्या होगी, गलत होगी। इसलिए बच्चों के व्यवहार को देखकर आप नहीं कह सकते कि उसका कितना नैतिक विकास हुआ है। कोलबर्ग ने बालक की किसी धर्म संकट की स्थिति में रखकर यह देखा कि बच्चा उस स्थिति में क्या करता है, किस तर्क के आधार पर उचित व्यवहार के निर्णय लेता है। कोलबर्ग ने इस उपागम को प्राणीगत उपागम भी कहा। देखिए, अब आप बच्चे के सामने कोई ऐसा संकट पैदा कर देते हैं जिससे बच्चा सोचता है, समझता है और क्रिया करता है, तो उसके आधार पर क्या होगा, बच्चा उचित व्यवहार के लिए निर्णय लेता है कि इस समय मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे यह समस्या हल हो जाए। इससे क्या होगा, इससे उसका नैतिक विकास होगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए, कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था देखिए, कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी कहा, यानी स्टेज थ्योरी भी कहा है। ठीक है। उन्होंने अपने संपूर्ण नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है और इन्हें सार्वभौमिक माना। यानी जो क्या बोलते हैं, जो कोलबर्ग थे, उन्होंने नैतिक विकास को 6 अवस्थाओं में बतलाया और इन्होंने इन चीजों को यूनिवर्सल माना। यानी अमेरिका के बच्चों पर भी यह लागू होगा, इंडिया के बच्चों पर भी यह लागू होगा और यूरोप के बच्चों पर भी यह लागू होगा। सार्वभौमिक का यह तात्पर्य है कि कोई बच्चा हो, वह इन अवस्थाओं को लेकर अवश्य गुजरता है। यानी सभी बच्चे, चाहे वो अमेरिका के हों, इंडिया के हों, यूरोप के हों, सभी बच्चे इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरते हैं। नैतिक विकास की ये अवस्था एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक अवस्था में बच्चे तर्क शक्ति पहले से नए प्रकार की होती है। यानी जब वह बच्चा अगली अवस्था में आता है तब उनकी तर्क करने की शक्ति पुराने की तुलना में अलग होती है और बेहतर होती है। जैसे शैशव अवस्था में वह अलग तरीके से तर्क करेगा, लेकिन जब वह बाल अवस्था में आएगा तब उसकी तर्क करने की क्षमता में क्या होगा, विकास होगा, साथ ही उसके तर्क करने की क्षमता अपडेट होगी। और जब वह किशोर अवस्था में आएगा तब उसके तर्क करने की क्षमता और बेहतर होगी और अपडेट होगी। ठीक है, उसके नैतिक मूल्य भी अपडेट होंगे। देखिए, तीसरा क्या है, जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस बच्चे के भीतर नैतिक व्यवहार गुणात्मक परिवर्तन कब और कैसे उत्पन्न होते हैं, यह एक विचारणीय और शोध का विषय है। देखिए,
जब बच्चा शैशव अवस्था में रहता है और जब वह बच्चा बाल अवस्था में आता है और जब बच्चा बाल अवस्था से किशोर अवस्था में आता है, तो उसका नैतिक विकास किस आधार पर होता है, यह सोचने वाला विषय है। और नैतिक जो व्यवहार होता है वह गुणात्मक होता है, जैसे जिसे आसानी से नहीं नापा जा सकता, लेकिन जो वृद्धि होती है वह मात्रात्मक होती है, जिसे आसानी से मापा जा सकता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से होते हैं, यानी धीरे-धीरे होते हैं, एक निरंतर होते हैं। वे ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते, यानी तुरंत पैदा नहीं हो जाते अपने आप। जब बच्चा किसी अवस्था में प्रवेश करता है, तो वह केवल उस अवस्था की विशेषताओं का ही प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि वह अन्य अवस्थाओं की विशेषताओं का भी प्रदर्शन करता है। देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है और जब बच्चा शैशवावस्था की स्टेज को पार कर लेता है, यानी शैशवावस्था की स्टेज क्या है, 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष। जब वह 5 या 6 वर्ष का होगा और जब वह बाल अवस्था में प्रवेश करेगा 6 से 12 वर्ष में, तब वह शैशवावस्था की तो अवस्थाओं की विशेषताएं तो बताएगा ही, साथ ही वह बाल अवस्था की कुछ प्रारंभिक विशेषताओं को भी बताने लगता है। और अधिकतर मनोवैज्ञानिक उन अन्य विशेषताओं को केवल उसी अवस्था की विशेषता मान लेते हैं। और जब बच्चा वह 5 वर्ष का या 6 वर्ष का होता है, चूंकि 5 से 6 वर्ष शैशवावस्था की स्टेज होती है, लेकिन यह बाल अवस्था की प्रारंभिक स्टेज है, तो क्या करता है, कुछ मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि यह जो है शैशवावस्था की ही विशेषता है, लेकिन चूंकि बाल अवस्था अब शुरू होने वाली है, तो वह बाल अवस्था के भी कुछ गुण प्रदर्शित करने लगता है। और देखिए चौथा पॉइंट क्या है, कोलबर्गन के एक सहयोगी डायलिट ट्यूरियल ने भी माना है कि एक बच्चा प्रायः नैतिक विकास की एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में प्रविष्ट होता है, परंतु सभी बच्चे 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। देखिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनका विकास अलग-अलग होता है, उनका नैतिक विकास भी अलग-अलग होता है। कुछ बच्चे ज़्यादा बेहतर नैतिक विकास को प्रदर्शित करेंगे और कुछ बच्चे में ज़्यादा नैतिक विकास होगा, जबकि कुछ बच्चे नैतिक विकास को बेहतर तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे और कुछ बच्चों में नैतिक विकास कम होता है। अतः जो नैतिक विकास की 6 स्टेज हैं, उन 6 स्टेजों तक हर बच्चा नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था आस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, यानी जो नैतिक विकास की अंतिम अवस्था होती है उस तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं। अतः नैतिक तर्क शक्ति या नैतिक चिंतन के आधार पर बालकों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, जो बच्चों में नैतिक तर्क शक्ति होगी कि उनकी सोचने समझने की क्षमता होगी और जो नैतिक चिंतन होगा कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके आधार पर हर बच्चे में क्या पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, हम अगले वीडियो में हम नैतिक विकास की अवस्थाओं को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नैतिक विकास की अवस्थाएं होती हैं। चूंकि दोस्तों पीडीएफ में बहुत कुछ गलत है, इसलिए जब भी आप पीडीएफ से पढ़ें तो मैंने जो बोला उसको ध्यान में रखते हुए पढ़िएगा। और यदि मेरी जो पीडीएफ है, चूंकि पीडीएफ में बहुत सारी चीजें गलत हैं, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगली बार से जब भी मैं पीडीएफ बनाऊंगा तो ध्यान में रखकर मैं पीडीएफ को अच्छा बनाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों आपसे। तो मैंने कैसा पढ़ाया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि मैंने अच्छा पढ़ाया है तो वह भी बताएं, यदि मैंने खराब पढ़ाया है तो वह भी बताएं, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। नमस्ते दोस्तों।